So today we will be discussing the Indian Express of 24th October. Let's begin. This is the first page. Here are few important things. This news is about Israel war. We do not need to cover it on a daily basis. We can read it comprehensively from a monthly magazine or a yearly compilation for a holistic understanding. So first important news is about Maharashtra Board Deputy Chief Minister support caste survey. So we will learn what is this caste survey and what are its benefits and issues. So what is caste survey? Caste survey is to learn about percentage of people belonging to different castes in a state. So if there are maybe say 100 people in a state, out of those 100 people, how many people belong to the general caste, to OBC caste, SC caste and ST caste. This will help us to determine how to make policies for them. ठीक है, forming policies for them in a better way. How many of them are employed, how many of them have pakka houses, how many of them are below poverty line. Finding all these things will help us to make policies for them in a better way. But there are some issues associated. First issue is they can cause further divisions in the society. Further divisions, what do you mean by further divisions? As in कि जब हम कास्ट के बेसिस पे लोगों को डिवाइड करने लग जाएंगे तो लोग कास्ट में फिर सब कास्ट में एक दूसरे में डिवाइड करेंगे और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, फर्दर डिविजन्स क्रिएट होंगे, जातिवाद और ज़्यादा बढ़ जाएगा. ठीक है, देयर विल बी इंक्रीज डिमांड्स फॉर रिजर्वेशन. सो व्हेन वी गेट टू नो कि एक कम्युनिटी जो है, फॉर एग्जांपल हमें पता चला कि एक्स कास्ट के लोग बहुत ज़्यादा हैं और वो लोग बहुत ज़्यादा पुअर हैं, तो यहाँ से अब नई नई डिमांड्स आएंगी कि एक्स कम्युनिटी भी कहेगी हमें रिजर्वेशन दो, एक्स कम्युनिटी को देख के वाई कम्युनिटी भी कहेगी रिजर्वेशन दो, तो रिजर्वेशन की डिमांड्स और ज़्यादा बढ़ जाएंगी. थर्ड इज अबाउट पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट फॉर वोट बैंक. अब होगा क्या कि फॉर एग्जाम्पल हमने जब देखा कि 100 पीपल में से मे बी लाइक 40 पीपल कम्युनिटी जेड से बिलोंग कर रहे हैं, तो क्या होगा कि जो पॉलिटिशियंस होंगे वो कम्युनिटी जेड को ज़्यादा प्रेफर करेंगे, कम्युनिटी जेड की तरफ ज़्यादा उनसे रिलेटेड पॉलिसीज बनाएंगे या कम्युनिटी जेड को ज़्यादा फेवर करेंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि पॉलिटिक्स में जातिवाद आ जाएगा. तो अगर कोई कम्युनिटी है जिसके शायद 5 ही मेंबर्स हैं उन 100 मेंबर्स में से, तो शायद उन मेंबर्स पे कम ध्यान दिया जाए, रादर उन कम्युनिटीज़ को आप ज़्यादा ध्यान दोगे जिसके ज़्यादा मेंबर्स हैं. तो एज अ रिजल्ट क्या हो जाएगा कि वोट बैंक जो है उसको आप क्या कर रहे हो, पॉलिटिसाइजेशन हो रही है. ठीक है, दैट इज अबाउट पॉलिटाइजेशन ऑफ वोट बैंक. तो दीज आर द बेसिक्स अबाउट कास्ट सर्वे. कास्ट सर्वे करेंगे तो उसका बेनिफिट क्या है, बट उससे इमर्ज होने वाले इश्यूज के बारे में हमने देख लिया. That was the first topic for the day. Moving ahead. सेकेंड, तो यहाँ पे ये एक स्टोरी देखने को मिलती है हमको फ्रॉम बंगाल, दैट रिटायर्ड टीचर एंड उनके एक्स स्टूडेंट्स आर कीपिंग बंगाल का विलेज स्कूल अलाइव. तो ये ऐसे आप डायरेक्टली नहीं यूज़ करोगे, बट दिस कैन बी अ गुड एग्जाम्पल फॉर एथिक्स एज वेल एज फॉर ऐसे कि कैसे आप जिस इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हो, हाउ कैन यू गिव इट बैक टू द इंस्टीट्यूशन. ज़रूरी नहीं है कि आप एक किसी पोस्ट पे हो या आपके पास बहुत सारे पैसा हो तभी आप अपने देश को कंट्रीब्यूट कर सकते हो. सेकेंडली, इट इज़ ऑल्सो टेलिंग अस अबाउट कि आप किस तरह से जो रिटायर्ड पीपल है, व्हेन वी टॉक अबाउट डेमोग्राफिक डिविडेंड, वी आर सीइंग कि द नंबर ऑफ सीनियर सिटीजन्स इन आवर country is increasing. So how can you gainfully employ these retired people? How can you take advantage from the skills of these senior citizens? इसके लिए भी एक अच्छे example है. तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि about ये we have marked here also that this can be a good opportunity. Wait a minute. This can be a good opportunity for retired people. So यहाँ पे हम यही देख रहे हैं कि एक person from his 70s and retirement के बाद he is in Bengal, he is रनिंग अ स्कूल जहाँ पे टीचर्स की रिक्रूटमेंट नहीं हो पाई है, एंड इस स्कूल में देर आर 140 स्टूडेंट्स. तो दीज पीपल आर
helping to make the future of 140 students brighter, so it is a good example. Okay, and यहाँ पे जो हम बात करें इनके जो एक्स स्टूडेंट्स हैं, तो इनके जो एक्स स्टूडेंट्स हैं, इनके जो रिटायर हो गए हैं टीचर, इनके एक्स स्टूडेंट्स जो हैं वो भी अनएम्प्लॉयड बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे उन्होंने यही बोला है कि यहाँ पे until they get regular jobs it is an opportunity for them टू प्रैक्टिस देयर स्किल्स। तो जब तक उनको जॉब्स नहीं मिल रहे हैं तब तक वो अपने स्किल्स को रिफाइन कर सकते हैं, खाली बैठने से अच्छा है किसी तरह कंट्रीब्यूट करें सोसाइटी को। ठीक है, इसी कंटेक्स्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन की एक स्कीम है विद्यांजलि स्कीम करके। ये विद्यांजलि स्कीम क्या कहती है, दैट इज लोकल्स या पीपल जो होते हैं वो आ सकते हैं, दे कैन कम एंड हेल्प एज वॉलेंटियर्स इन स्कूल। ठीक है, आप वॉलेंटियर कर सकते हो, आप मे बी कुछ डोनेट कर सकते हो, आप मील अच्छा सा मील ऑर्गेनाइज करा सकते हो, या फिर बुक्स डोनेट कर दिए, फैंस डोनेट कर दिए, ऐसे ऐसे करके आप कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन दे सकते हो टू स्कूल्स। दैट इज द विद्यांजलि स्कूल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है। ओके, तो दैट इज द सेकेंड टॉपिक। ये एथिक्स और ऐसे का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बन सकता है। कहाँ का एग्जाम्पल है, बंगाल का एग्जाम्पल है। ओके, थर्ड टॉपिक इज ड्यू वाइस चांसलर कैन बी रीअपॉइंटेड। ये किस यूनिवर्सिटी से वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट इसके बेसिक्स हम पढ़ सकते हैं कि जो स्टेट यूनिवर्सिटीज होती हैं वहाँ के जो हेड होते हैं उनको हम बोलते हैं चांसलर। ओके, जो जनरली चांसलर्स होते हैं वो हमारे गवर्नर ऑफ द स्टेट होते हैं। कौन होते हैं, गवर्नर ऑफ द स्टेट होते हैं। और ये एक्स ऑफिशियो होते हैं। एक्स ऑफिशियो का मतलब ये होता है कि जो भी इंसान उस ऑफिस को होल्ड करेगा वो अपने आप चांसलर बन जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम कह रहे हैं कि गवर्नर ऑफ द स्टेट एक्स ऑफिशियो चांसलर हैं, दैट मीन्स कि जो भी इंसान गवर्नर ऑफ द स्टेट बनेगा वो ऑटोमेटिकली चांसलर बन जाएगा। इससे नहीं मतलब है कि पर्सन ए गवर्नर है या पर्सन बी गवर्नर है, कोई भी गवर्नर है वो अपने आप ऑटोमेटिकली चांसलर बन जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पास चांसलर। सेकंड होते हैं वाइस चांसलर। वाइस चांसलर जो होते हैं वो गवर्नर अपॉइंट करते हैं। वाइस चांसलर ऐसे समझ लो आप, वाइस चांसलर जैसे एक किसी कॉलेज के प्रिंसिपल होते हैं, वैसे ही एक पूरी यूनिवर्सिटी को जो संभालते हैं वो वाइस चांसलर होते हैं। ठीक है, तो वाइस चांसलर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। ये ड्यू से रिलेटेड न्यूज है, तो ड्यू में जो लोग पढ़ते हैं वो अगर इंटरव्यू के लिए कुछ प्रिपेयर करना चाह रहे हैं तो उसका एक स्पेसिफिक न्यूज ये आया है कि पहले जो ड्यू के जो एक्ट थे उसमें ये कहते थे कि एक बार अगर आप वाइस चांसलर बन गए हो तो आप रीअपॉइंट नहीं हो सकते हो, अब दोबारा से वाइस चांसलर नहीं बन सकते हो। अगर आपका टर्म खत्म हो गया, 5 साल का जो टर्म है वो खत्म होने के बाद आप दोबारा वाइस चांसलर नहीं बन सकते हो। बट अब गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस एक्ट को अमेंड कर दिया, तो अगर जो एक बार वाइस चांसलर बन चुके हैं वो दोबारा भी वाइस चांसलर बन सकते हैं। यही सिंपल सी न्यूज है। यहाँ पर एक छोटी न्यूज और आई है, यहाँ पर एक छोटी न्यूज और आई है, 50% ऑफ द गार्बेज हॉटस्पॉट्स क्लीन हो जाएंगे, हो चुके हैं अभी तक, लेकिन 50% बचे हैं। तो हम जानते हैं कि दिल्ली और एनसीआर वाले रीजन्स में गार्बेज की बहुत ज़्यादा इशू है, हर जगह कूड़ा कचरा पड़ा रहता है जो पॉल्यूशन करता है और हाइजीन को भी खराब करता है। उसके लिए एक कैंपेन लेके आया था, दैट इज अब दिल्ली होगी साफ कैंपेन। अब दिल्ली होगी साफ कैंपेन को लेके आया गया था, जहां पर ये कहा गया था कि यहाँ पर इन्होंने 158 गार्बेज वर्नरेबल पॉइंट्स को रिकॉग्नाइज किया। क्या, 158 गार्बेज वर्नरेबल पॉइंट्स को रिकॉग्नाइज किया गया, जहां पर 158 गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट्स जहाँ पे सबसे ज्यादा कूड़ा कचरा पड़ा रहता है उनको रिकॉग्नाइज किया गया। बट इसमें से भी 50% क्लीन हुआ है, बाकी क्लीन होंगे। तो ये हम इनिशिएटिव की तरह याद रख सकते हैं कि अब दिल्ली होगी साफ कैंपेन। ओके, चलिए, हमने कल के न्यूज़पेपर में AQI के बेसिक्स पढ़े थे। AQI में हमारे पास 6 गैसेस को हमने कवर किया था, जो कौन कौन सी है, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, PM2.5, PM10, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ये हमने 6 गैसेस कल कवर की थी। उसी के आगे हमने देखते हैं अब क्योंकि दिल्ली में हम देख रहे हैं पोल्यूशन बढ़ रहा है, दिल्ली का जो AQI है वो इंक्रीज हो रहा है, वो खराब हो रहा है, वो बैड हो रहा है। वो ये दिखा रहा है कि जो दिल्ली की पोल्यूशन है वो बैड हो रही है। इसके लिए हमने कुछ कुछ मेजर्स को लेके आए हैं। क्या क्या मेजर्स हैं, तो फर्स्ट मेजर इज इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ मेट्रो ट्रेन्स। ठीक है, मेट्रो ट्रेन्स जो आपकी चल रही हैं वो अब जल्दी जल्दी आएंगी, वो ज्यादा ट्रेन्स को आप लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ मेट्रो ट्रेन्स, ये कह रहे हैं आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि पहले
जो एक ट्रेन 7 से 8 मिनट पे 2 ट्रेन आती थी, मतलब एक ट्रेन के 7 या 8 मिनट के बाद दूसरी ट्रेन आती थी, अब उस टाइम को कम करके 5 से 6 मिनट में दूसरी ट्रेन आ जाएगी। और जहाँ जिस ट्रेन को दोबारा आने में 5 से 6 मिनट लगते थे, अब दूसरी ट्रेन आपकी 2 से 3 मिनट में आ जाएगी, पहली चीज़। सेकेंड चीज़ उन्होंने क्या बोला है कि हायरिंग प्राइवेट बसेस, तो डीटीसी की जो बसेस चलती हैं वो गवर्नमेंट बसेस हैं, लेकिन बसेस के नंबर को बढ़ाने के लिए हम प्राइवेट बसेस को भी लेके आ रहे हैं, जो प्राइवेट लोग चलाते हैं उनकी भी बसेस को लेके आ रहे हैं, ताकि लोग गाड़ियों को कम से कम यूज करें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा यूज करें। थर्ड इज अबाउट स्प्रेइंग डस्ट सप्रेसेंट्स, ठीक है, कुछ ऐसे केमिकल्स, कुछ ऐसी चीजें हम स्प्रे कर रहे हैं जिसकी वजह से धूल कम उड़े, ठीक है। तो डस्ट सप्रेसेंट्स क्या है, उसके वाला आर्टिकल यहाँ पे, डस्ट सप्रेसेंट्स का ये आर्टिकल यहाँ पे दिया हुआ है, हम यहीं से भी इसको कवर कर लेंगे क्या होते हैं डस्ट सप्रेसेंट्स, ठीक है। फिर चौथा क्या है, एक कैंपेन और चला है, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन है। तो रेड लाइट ऑन गाड़ी कि अगर आप रेड लाइट पे खड़े हो तो व्हाट यू विल डू व्हेन यू आर स्टैंडिंग एट रेड लाइट, यू टर्न ऑफ द इंजन बंद करेंगे तो आपका जो फ्यूल बर्न कम होगा, जिसकी वजह से पोल्यूशन कम होगा, ठीक है। तो ये हमने 4 मेजर्स देखे, क्या क्या मेजर्स हुए, फ्रीक्वेंसी ऑफ मेट्रो ट्रेन बढ़ाए गए हैं, प्राइवेट बसेस को हायर किया हुआ है, डस्ट सप्रेसेंट्स को हमने स्प्रे करना शुरू किया, रेड लाइट ऑन एंड गाड़ी ऑफ कैंपेन को हम लेके आए हैं। अब ये जो कैंपेन्स हैं, ये पहले 2 मेजर्स हैं, दीज आर अ पार्ट ऑफ ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, जो हमने कल भी कवर किया था। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान ये होता है जहां पर यहाँ पे हम ऑटोमेटिक मेजर्स देते हैं, हम कहते हैं कि जब पोल्यूशन इस लिमिट से ऊपर जाएगा तो ये चीजें आप अपने आप कर दोगे, यहाँ पे कोई गवर्नमेंट के ऑर्डर्स की जरूरत नहीं, अपने आप ये चीजें होने लगेंगी, अपने आप मेट्रो ट्रेन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देंगे, प्राइवेट बसेस को भी लेके आएंगे, ठीक है। तो इट्स पार्ट ऑफ ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हर साल ये न्यूज आती है कि दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ रहा है, हर साल अक्टूबर एंड में न्यूज आती है दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ रहा है, दिवाली के पास पोल्यूशन बढ़ रहा है। तो इसके रीजंस क्या है, पहले एक तो रीजन हम कहते थे कि जो पराली या स्टबल बर्निंग होती है फ्रॉम पंजाब एंड हरियाणा, वो एक मेजर रीजन है। बट पिछले कुछ सालों में इतने सारे इनिशिएटिव्स की वजह से स्टबल बर्निंग काफी ज्यादा कम हो गई है, ठीक है, स्टबल बर्निंग काफी ज्यादा रिड्यूस हो गई है। एज अ रिजल्ट अब हमारे पास और रीजंस क्या देखने को मिलते हैं, तो एक इसका ज्योग्राफिकल रीजंस है, ठीक है। ज्योग्राफिकल रीजंस के बारे में अगर हम बात करेंगे, नेचुरल रीजंस के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो हम ये देखते हैं कि दिल्ली जो होता है ये मान लो हमारा दिल्ली है, मैप में ऐसा दिल्ली मान लो आप, तो यहाँ पर होगा क्या कि यहाँ पर इस समय पे आप बिल्कुल विंड स्पीड जो है वो बिल्कुल लो है। जब विंड स्पीड लो है तो यहाँ से जो भी पॉल्यूटेंट उठा, ठीक है, जो पॉल्यूटेंट ऊपर हवा में राइज कर रहा है वो दिल्ली के ऊपर ही रहेगा, वो विंड उसको कहीं और नहीं ले जा पाएगी, ठीक है। अगर विंड अच्छी चल रही होती तो ये जो पोल्यूटेंट्स हैं ये उड़ के कहीं कहीं और चले जाते, बट अभी क्या हो रहा है, अभी विंड जो है वो विंड बहुत धीरे चल रही है, विंड है ही नहीं। जब ये विंड ही नहीं है तो इसकी वजह से जो पोल्यूटेंट है वो दिल्ली के ऊपर ही रुके हुए हैं और दिल्ली के ऊपर पोल्यूटेंट की एक लेयर बनी हो जिससे हमारा एयर क्वालिटी खराब हो रहा है, ठीक है। तो यहीं पे ये बात कर रहे हैं दैट एट नाइट winds are becoming calm है, there are no winds, ठीक है, winds काम हो जा रही है, there are no winds which is causing accumulation in pollutants। तो रीजन क्या है, ज्योग्राफिकल रीजन क्या है कि इस विंड स्पीड लो है, इस मौसम में विंड चल नहीं रही है, जिसकी वजह से पोल्यूटेंट जो है वहीं इकट्ठा हो जा रहे हैं, वहीं एक्यूमुलेट हो जा रहा है, कहीं नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है। ओके हमने ऊपर पढ़ा था डस्ट सप्रेसेंट्स के बारे में, तो लेट अस सी व्हाट आर डस्ट सप्रेसेंट्स, ठीक है, क्या होते हैं डस्ट सप्रेसेंट्स। तो डस्ट सप्रेसेंट्स कुछ ऐसे केमिकल्स हो सकते हैं जैसे जिसमें हम क्या है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम है, ठीक है, दैट कैन अब्सॉर्ब मॉइस्चर, ठीक। तो अब देखो क्या हो रहा है, हमने कहा कि मे बी यहाँ पर बहुत सारा धूल पड़ी हुई है, बहुत सारी सॉइल पड़ी हुई है, बैरन लैंड है, ठीक है, बंजर जमीन पड़ी हुई है जिसपे कोई पेड़ पौधे नहीं लगे। तो ऑब्वियस है कि जब हवा चलेगी तो धूल उड़ेगी, ठीक है, हवा चलेगी तो धूल उड़ेगी। तो इसका एक अच्छा ऑल्टरनेटिव होता है कि यहाँ पे आप पानी छिड़क दो ताकि गीली मिट्टी हो जाएगी। जब गीली मिट्टी होगी तो जब हवा चलेगी तो ये मिट्टी नहीं उड़ेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने बोला कि आप सिर्फ पानी मत छिड़को, पानी के साथ कुछ कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे कंपाउंड्स को भी आप डाल दो साथ में, ताकि वो और भारी कर दे मिट्टी को, ताकि मिट्टी और ज्यादा ना उड़ पाए, ठीक है। जैसे आप पानी डालोगे तो पानी तो बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा और सूख जाएगा, फिर से पानी डालना पड़ेगा या बहुत जल्दी सूख जाएगा और फिर से धूल उड़ने लग जाएगी। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आप पानी के साथ कुछ केमिकल्स डालो जो कि
उस पानी को पकड़ के रखते हैं, मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करके रखते हैं ताकि वो इवेपोरेट ना हो और लंबे समय तक आप उस डस्ट को रोक के रख सको। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बात करेंगे, तो हमारे वही है कि स्प्रेड ऑन रोड्स टू कीप द डस्ट डाउन फॉर लॉन्गर, लंबे समय तक आप डस्ट को रोक सकते हो। ठीक है, और ये आप कहाँ डालोगे, एक्सकवेटेड अर्थ के सर्फेसिस पे डालो, एक्सकवेटेड अर्थ सर्फेस जहाँ पे खुदाई हो रखी है या फिर जहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन का मलबा वगैरह पड़ा हुआ है वहां पे आप डालो तो अच्छा काम करेगा। ठीक है, और ये आपकी डस्ट को 30% से रिड्यूस करता है। ठीक है, ये 30% से रिड्यूस करता है। एंड यूज ऑफ डस्ट सप्रेसेंट्स इज मोर इफेक्टिव दैन प्लेन वाटर, अगर आप प्लेन वाटर को स्प्रिंकलर करोगे उससे ज्यादा इफेक्टिव होते हैं डस्ट सप्रेसेंट्स। ठीक है, तो हमने डस्ट सप्रेसेंट्स के बारे में पढ़ लिया। कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम के कंपाउंड्स होते हैं, 30% मोर इफेक्टिव हैं। ठीक है, और ये लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम तक के लिए डस्ट को रिड्यूस करके रख सकते हैं। ओके ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। फिफ्थ टॉपिक हमारा ये है कि G20 जब हो रही थी हमारे पास, अभी सितंबर में जो G20 की समिट हुई है, 20 देश के लोग आए थे। उस समय हम अलग अलग कंट्रीज से कुछ पेड़ पौधे लेके आए थे, उनको हम लुटियंस पार्क में लगा रहे हैं। ठीक है, ओके, इसमें यहाँ पे प्रीलिम्स रिलेवेंट चीजें जो है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। पहली चीज है बनियन ट्रीज होता है, बरगद का पेड़ या बनियन ट्री होता है, इसको हम नेशनल ट्री ऑफ इंडिया, प्रीलिम्स ओरिएंटेड फैक्ट, बनियन ट्री इज द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, जब हम लोटस के बारे में बात करें नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया है, बट अगर नेशनल ट्री ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे, मैंगो, नीम ये सब नहीं है, बनियन ट्री, बरगद का पेड़ इज द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया और इसी को हम ट्री ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। इट कैन बी गुड प्रीलिम्स ओरिएंटेड फैक्ट फर्स्ट। सेकेंड थिंग्स क्या हो रही है कि हमारे पास यहाँ पे देखा जाए कुछ ट्री स्पीशीज जो हैं वो हमारे को बाहर से लाई गई थी, उनके बारे में कौन सा ट्री कहाँ से लाया गया था उसका एक प्रीलिम्स ओरिएंटेड हम फैक्ट शीट तैयार कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज यू नेवर नो क्या पूछ लिया जाए। तो इसमें क्या है, सिल्वर ट्री करके है जो हम लेके आए साउथ कोरिया से। कौन सी है, सिल्वर ट्री साउथ कोरिया से आई है, सिल्वर ट्री फ्रॉम साउथ कोरिया। ओके, देन वी हैव डेट पाम, डेट पाम खजूर सऊदी अरेबिया से आया है। ऑलिव्स जो पिज्जा के ऊपर डाले जाते हैं, ऑलिव्स जो है वो इटली और टर्की से है। तो आप यहाँ ऐसे ध्यान कर सकते हो कि ऑलिव मतलब क्या है, पिज्जा किससे रिलेटेड, इटली से रिलेटेड है, तो हम इस तरह से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने 3 याद किए, सिल्वर ट्री साउथ कोरिया, डेट पाम सऊदी अरेबिया, and then we have olives from Italy and Turkey. Third is real yellow wood, it is from South Africa, real yellow wood from South Africa. Then there is winterlind from Germany. We have cockspur coral from Argentina. There is camphor laurel from China and Japan, There is golden wattle, northern black wattle from Australia. So ये सुनने में बहुत ट्रिकी लग सकते हैं, बट अगर वी रिवाइज इट 2-3 टाइम्स आसानी से याद हो जाएंगे। एंड इफ इट इज हेल्पिंग फेचिंग 2-3 मार्क्स देन इट इज वर्थ द एफर्ट्स। तो 8 हम एक बार फिर से कर सकते हैं, सिल्वर ट्री फ्रॉम साउथ कोरिया, वी हैव डेट पाम फ्रॉम सऊदी अरेबिया, वी हैव ऑलिव्स फ्रॉम टर्की एंड इटली, we have real yellowwood from South Africa, we have winterlind from Germany। वी के हम याद सकते हैं, यूरोपियन नेशंस में ठंड बहुत पड़ती है तो विंटर यानी कि यूरोप यानी कि जर्मनी। देन कॉक्सपर कोरल फ्रॉम अर्जेंटीना, camphor laurel from China and Japan, C for camphor, C for China, ऐसे याद रखो, camphor laurel China Japan, northern black wattle and golden wattle from Australia। okay, then sixth topic is यहाँ पर it is about नोएडा बॉडी वॉन्ट्स अ 50-year रोड मैप। ठीक है, तो पहली बात हम बात करें कि इतनी लंबी प्लानिंग क्यों हो रही है, जब गवर्नमेंट्स 5-5 साल की आ रही है, हम 50-year रोड मैप के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। 50-year रोड मैप इसलिए चाहिए होता है क्योंकि हम देख रहे हैं अर्बनाइजेशन हो रही है। पहले न्यू दिल्ली था सिर्फ, अब क्या हो रहा है, दिल्ली एनसीआर हो गया है। अब दिल्ली एनसीआर में मेरठ, फरीदाबाद, गुरुग्राम, नोएडा, मुरादाबाद, ये सारे रीजन्स एक्सपैंड होते जा रहे हैं, धीरे धीरे एक्सपैंड होते जाते हैं। तो जैसे जैसे रीजन्स एक्सपैंड हो रहे हैं, अगर हम पहले से प्लान नहीं करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपने ट्रांसपोर्ट को, अपने एयरपोर्ट्स को, तो बहुत दिक्कत होगी आगे आने वाली नीड्स को टैकल करने में, केटर करने में। इसीलिए हम एक लॉन्ग टर्म प्लान बना रहे हैं जिसका हमने क्या बात किया है,
रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान है कि हम सब चीज़ों को देखें, ट्रेन, मेट्रोज, एयरपोर्ट्स कैसे हमें लेके आनी पड़ेंगी, ठीक है, फॉर लॉन्ग टर्म ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, लॉन्ग टर्म ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप नोएडा वाला रीजन जो है, एनसीआर वाला रीजन है, यू विल बिकम अ बिग मेगलापोलिस, ठीक है, मेगलापोलिस। मेगलापोलिस इज अ टर्म फ्रॉम ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है, इट्स अ ह्यूमन ज्योग्राफी का टर्म है, कैन बी आस्क्ड डायरेक्टली इन प्रीलिम्स। ह्यूमन ज्योग्राफी का टर्म है। इट इज अबाउट व्हाट इज अ मेगलापोलिस। मेगलापोलिस इज अ रीजन जहाँ पे पॉपुलेशन इज मोर देन 10 मिलियन। 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ से ज्यादा की पॉपुलेशन रह रही है, उसको मेगलापोलिस कहते हैं। और जब मेगलापोलिस है, जब इतनी पॉपुलेशन रह रही है, तो वहाँ पे बिजनेसेस भी आएंगे, वहाँ पे इन्वायरमेंटल इश्यूज भी आएंगे। उन सबको डील करने के लिए हम एक पूरा सिस्टम चाहिए होता है, इसीलिए इतने बड़े रीजन को हम क्या बोलते हैं? मेगलापोलिस। ओके, मूविंग अहेड। ये पूरा का पूरा आपका स्टेट की पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। देर इज नो नीड टू डू दीज थिंग्स। ये हर रोज आती हैं, हर रोज बदलती हैं, नॉट रेलेवेंट फॉर द एग्जाम। ओके ओके, तो हम यहाँ पर 7th टॉपिक पे जाते हैं। 7th टॉपिक इज, यहाँ पर क्या होना चाहिए कि हमारे पास एक नई बॉडी बनाई गई है, नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, NCEL, नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। तो यहाँ पे क्या किया हुआ है कि जितने भी एक्सपोर्टिंग बॉडीज थे उन सबको कंबाइन करके एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड है, ताकि हम जो भी अपनी इंडिया में चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उन सबको एक अम्ब्रेला के अंदर लेके आया जा सके, एक ही बॉडी के अंदर, एक ही छत के अंदर लेके आया जा सके, ताकि हम इनके बारे में सही से पॉलिसीज बना सकें, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस बॉडी के बनने से क्या हो जाएगा कि बीच के, अब देखो क्या हो जाएगा, जब एक अम्ब्रेला बॉडी बन जाएगी, एक बड़ी बॉडी बन गई है, तो आपको हर चीज़ के लिए इंडिविजुअली नेगोशिएट नहीं करना पड़ेगा। एक छोटा सा किसान है, उसको इंडिविजुअली किसी अमेरिका की कंपनी के साथ नेगोशिएट नहीं करना पड़ रहा है कि आप मेरा सामान खरीद लो। वो सीधे जाएगा नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड में, कहेगा भाई मेरे पास 10 टन राइस है, मुझे इसको एक्सपोर्ट करना है, आप बताओ कैसे करना है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि बीच के जो इंटरमीडियरीज हैं, बिचौलिए हैं, वो कम हो जाएंगे, कमीशन जो चार्ज होता है वो कम होगा, और फार्मर्स अच्छा प्राइस अपने गुड्स का फेच कर पाएंगे, अच्छी बार्गेन कर पाएंगे। एज अ रिजल्ट क्या होगा कि 50% ऑफ द एक्सपोर्ट के जो प्रॉफिट्स हैं वो फार्मर्स को जाएंगे, 50% से भी ज्यादा के प्रॉफिट्स फार्मर को जाएंगे। तो एक हमारे पास नई बॉडी क्या बनी, नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। ओके, मूविंग ऑन टू द 8th टॉपिक। 8th टॉपिक क्या हो जाएगा, ईसी टू लुक इनटू कंप्लेंट्स अगेंस्ट प्लान टू इन्वॉल्व ऑफिशियल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम बेसिक यहाँ पे बात ये हुई है कि इनके पास, इलेक्शन कमीशन के पास एक कंप्लेंट आई कि गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि यात्रा निकाले, जिसमें वो ये दिखाएंगे कि उन्होंने पिछले 10 सालों में क्या क्या चीज़ें की हैं, क्या क्या डेवलपमेंट्स किए हैं, और इसमें गवर्नमेंट इज प्लानिंग कि वो जो ऑफिशियल्स हैं, जो आपके ऑफिसर्स हैं गवर्नमेंट के, उनको भी इन्वॉल्व करेगा। उनको क्या बनाएंगे, उनको बनाएंगे आप रुकिए, उनको हम बनाएंगे डिस्ट्रिक्ट रथ प्रभारी बनाएंगे, डिस्ट्रिक्ट रथ प्रभारी बनाएंगे कि ये लोग दिखाएंगे कि आपके डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या अच्छा काम हुआ, ऐसे उनको कंप्लेन मिली। और ये कहते हैं कि अगर आप ऐसा करोगे, दिस विल बी अ वायलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। तो हम देखते हैं पहली बात कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को हम कहते हैं आचार संहिता। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज, हिंदी में आचार संहिता होती है। व्हाट इज इट, इट इज अबाउट गाइडलाइंस है, कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल पार्टीज ड्यूरिंग इलेक्शन, ठीक है। तो इलेक्शन के समय में गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टीज किस तरह से रहेंगे, जैसे अगर आप स्कूल जाते हो या फिर आप कुछ भी करते हो, हर चीज़ के एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि आप ऐसे चीज़ करो, वैसे मत करो, कुछ भी होता है। तो वैसे ही जब इलेक्शंस होते हैं तो उसके समय जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है ये नॉन एनफोर्सिएबल है, नॉन एनफोर्सिएबल है कि यानी कि ऐसा नहीं है कि आप, कोई लॉ बना है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कोई लॉ नहीं है, कोई अगर आप इसको वायलेट करोगे ऐसा नहीं है कि आपको जेल हो जाएगी, पर इलेक्शन कमीशन की नज़र में आप आ जाओगे, फिर इलेक्शन कमीशन अपने हिसाब से आपसे डील करेगा, ठीक है। ये कब से कब तक लागू होता है, तो जिस दिन से इलेक्शन कमीशन कहेगा कि भाई इस दिन इलेक्शन है, फ्रॉम डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन की, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आज से 2 महीने बाद इलेक्शन है, तो मैंने अगर आज कहा है 2 महीने बाद इलेक्शन है, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आज से लागू हो जाएगी। तो डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन टिल डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट। तो अगर रिजल्ट मान लो आएगा आपका 10 नवंबर को, ठीक है, तो 10 इलेक्शन हो गए हैं 1 नवंबर को, लेकिन रिजल्ट 10 नवंबर तक आ रहा है, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट 10 नवंबर तक अप्लाइड होगी, जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता। ओके,
देन यहाँ पे क्या कहते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कि गवर्नमेंट में जो लोग हैं, फॉर एग्जांपल अगर 10 पॉलिटिकल पार्टीज हैं तो एक ही पॉलिटिकल पार्टी तो गवर्नमेंट में होगी, तो वो जो एक पॉलिटिकल पार्टी है वो गवर्नमेंट मशीनरी को, गवर्नमेंट की मशीनरी है, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट के फंड्स हैं, उसको आप अपने इलेक्शन के कैंपेनिंग में, पॉलिटिकल कैंपेनिंग में यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आप गवर्नमेंट की मशीनरी, स्टेट की मशीनरी को अपने पॉलिटिकल कैंपेनिंग में यूज नहीं कर सकते हो। क्यों? बिकॉज टू क्रिएट अ फेयर एंड अ लेवल प्लेइंग ग्राउंड हो जाएगा, ठीक है। कि अगर वो 10 पार्टीज हैं तो 10 पार्टीज इक्वली इक्वली प्लेस्ड होनी चाहिए, इक्वल रिसोर्सेज से फाइट करेंगी। ये नहीं कि जो एक पॉलिटिकल पार्टी है उस जो गवर्नमेंट में उसके पास ज्यादा रिसोर्सेज है, उसके पास ज्यादा पावर है लोगों को इन्फ्लुएंस करने की, ठीक है। तो आप मशीनरी को स्टेट की यूज नहीं कर सकते। दिस इज डन इन ऑर्डर टू क्रिएट इक्वल एंड फेयर लेवल प्लेइंग फील्ड। ओके, मूविंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, हमारे पास 10th को टॉपिक आएगा। यहाँ पर ये एक पैनल बनाया गया था लॉ कमीशन ने, दैट इज अबाउट साइमल्टेनियस पोल्स के बारे में। पोल्स मतलब इलेक्शंस होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या टॉपिक आ जाएगा? यहाँ पे हमारे पास टॉपिक आएगा वन नेशन। यहाँ पे हमारे पास टॉपिक नंबर 10 जो हमने किया था वो आएगा हमारे पास वन नेशन वन इलेक्शन का। ओके, तो वन नेशन वन इलेक्शन में हमारे पास साइमल्टेनियस इलेक्शंस के बारे में बात करें। साइमल्टेनियस मतलब एक साथ इलेक्शंस एक साथ हो रहे हैं, कि किसके एक साथ हो रहे हैं? लोकसभा के इलेक्शंस और सारे स्टेट गवर्नमेंट्स के इलेक्शन, सारे विधानसभा के इलेक्शंस एक साथ हो रहे हैं। जैसे हमने कहा कि 2024 में इलेक्शन, मई 2024 में इलेक्शन है, तो मई 2024 में लोकसभा के भी इलेक्शंस करा दो आप। सारे स्टेट जो भी 28 स्टेट्स हैं या और 2 यूनियन टेरिटरीज जिनके इलेक्शंस होने हैं, सबके इलेक्शंस आप एक साथ करा रहे हो, दैट इज नोन एज साइमल्टेनियस इलेक्शंस, वन नेशन वन इलेक्शन, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि हम पहली बार इसको लेके आ रहे हैं, ये 1969 में हमारे पास 1951 से इलेक्शंस होने शुरू किए थे। 1951 से 1969 तक पूरे देश में एक ही साथ इलेक्शंस होते थे। अब अगर हम एक साथ इलेक्शंस कराएंगे तो इसका बेनिफिट क्या होगा? इसका बेनिफिट क्या हो जाएगा? एक तो पहला बहुत सारा पैसा बचेगा, कि अगर आप बार बार इलेक्शंस कराओगे तो बार बार आपको अपने ऑफिशियल्स को भेजना है, बार बार पोलिंग बूथ को सेटअप करना, बहुत पैसा खर्च होता है। तो अगर आप एक ही बार इलेक्शन कराओगे, हर जगह एक ही बार में इलेक्शन करा लिए, तो बहुत सारा पैसा बचेगा। फर्स्ट। सेकेंड क्या हो जाएगा? रिड्यूस द डिप्लॉयमेंट्स ऑफ टीचर्स, ऑफिसर्स एंड स्टाफ इन इलेक्शन। अब हम देखते हैं कि बहुत बार टीचर्स की हम ड्यूटीज लगाते हैं कि आप इधर जाइए, काउंटिंग करिए वोट्स की, इन सब में ड्यूटीज लगते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि वो अपने एक्चुअल काम से उनको बहुत सारा बर्डन हो जाता है, एक्चुअल काम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। स्कूलों में छुट्टी कर दी जाती है। तो इन सब चीज़ों का जो बर्डन है, इन सब चीज़ों की जो डेफिशिएंसीज है उनको कम करेगा। थर्ड इज अबाउट पॉलिटिसाइजेशन ऑफ पॉलिसीज। अब क्या हो रहा है कि मान लीजिए आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट आई, ठीक है, 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट आई। अब आपने देखा कि अच्छा बड़े स्टेट, कोई राजस्थान जैसे स्टेट है, वहाँ इलेक्शन है, तो आपने कुछ पॉलिसी कर दी, आपने मे बी किसी चीज़ पे सब्सिडी दे दी। फिर आप अगले साल देख रहे हो अच्छा बड़ा स्टेट कर्नाटका में इलेक्शन, फिर आपने कोई सब्सिडी दी, जिसकी वजह से क्या होता है कि पॉलिसीज जो होती है वो शॉर्ट टर्म हो जाती है। आप एक एक साल की पॉलिसी को देखते हो, आप स्टेट इलेक्शंस पे फोकस करने लग जाते हैं। स्टेट इलेक्शन की पॉलिसीज जो होती हैं वो सेंट्रल इलेक्शन पे फोकस करने लग जाती हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि पॉलिसी जो है वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं हो पाती, आप 5 ईयर के टर्म पे नहीं सोच पाते हो, ठीक है। तो इट विल, अगर हम साइमल्टेनियस इलेक्शंस लेके आएंगे तो 5 साल के लिए आपकी गवर्नमेंट सिलेक्ट हुए, बोथ एट द सेंटर एज वेल एज द स्टेट। तो अब क्या हो जाएगा कि पॉलिसी जो है वो पॉलिटिसाइज नहीं हो पाएगी, उसको आप पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए नहीं बनाओगे। आपके पास 5 साल का पूरा विंडो है जहाँ पे कोई कहीं भी आपको लुभाना नहीं है वोटर्स को, तो आप ढंग से पॉलिसी बना पाओगे, ठीक है। एंड फोर्थ इज अबाउट रिड्यूस फ्रीक्वेंट रिमूवल ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेस ऑन बॉर्डर्स। अब हम देखते हैं कि जब भी इलेक्शंस हो रहे होते हैं तो बहुत सारी मिलिट्री लगाई जाती है ताकि जो इलेक्शन है वो फेयर हो पाए, जहाँ पे धांधली ना हो कोई, ठीक है। जिसकी वजह से बहुत सारे जो पैरामिलिट्री के जवान होते हैं, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ के जवानों को हम बॉर्डर से लेके आना पड़ता है और इलेक्शंस पे लगाना पड़ता है, जो हमारे लिए एक इंटरनल सिक्योरिटी का भी सिचुएशन बन जाता है, इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज भी बन जाता है। तो अगर हम सिर्फ 5 साल में एक बार इलेक्शन करेंगे तो ये चीज़ को भी हम कम कर सकते हैं, ठीक है। बट वही है कि ये प्रपोजल भी दूध का दूल्हा नहीं है, इसमें भी कुछ कुछ चैलेंजेस हैं। क्या चैलेंजेस हैं? हाउ टू मैनेज नाउ, अभी कैसे मैनेज करेंगे? अभी हमने देखा जैसे कि यूपी में इलेक्शंस हुए थे अभी 2022 में, कर्नाटका में हुए 2023 में इलेक्शंस हो गए। तो अगर हम कह रहे हैं कि हमें साइमल्टेनियस इलेक्शंस में भी 2024 से लेके आएंगे, तो कुछ जो गवर्नमेंट्स हो जाएंगे उनको रिड्यूस करना पड़ेगा टेन्योर, कि अभी जो गवर्नमेंट इलेक्ट हुए हैं, यूपी की गवर्नमेंट 2022 में इलेक्ट हुई है, 2000 कर्नाटका में 23 में इलेक्ट हुई है,
तो इनको अपने 5 साल की जगह सिर्फ 1-1 साल का टेन्योर मिलेगा, तब जाके 24 में नए इलेक्शंस हो पाएंगे। दूसरा, देयर आर सम गवर्नमेंट, जैसे छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट है, वो 2018 में बनी थी, वो 2018 में बनी थी छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट, तो उसको 1 साल और एक्सटेंड कराना पड़ेगा, तब जाके वो 2024 में, उसको 6 साल का टर्म हो जाएगा, तब 24 में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ स्टेट्स 5 साल से ज़्यादा उनको ले रखना पड़ेगा, कुछ स्टेट्स को 5 साल से कम रखना पड़ेगा, तब जाके वो सब 24 में एक साथ इलेक्शंस लड़ पाएंगे। ठीक। सेकंड इज हाउ टू टैकल हंग असेंबली। हंग असेंबली, मान लो कि कहीं पे मेजोरिटी बन ही नहीं पा रही, कहीं पे गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हो पा रही। अभी क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हो रही, अच्छा जी आप ऐसा करो दोबारा इलेक्शंस करा लो, ठीक है। या फिर कहीं पे मान लो गवर्नमेंट गिर गई, गवर्नमेंट को गिरा दिया गया, तो 2.5 साल में इलेक्शंस हो गए, 3 साल में इलेक्शंस हो गए। अगर ऐसी चीजें होंगी तो कैसे आप टैकल करोगे? तो इसमें क्या हो जाएगा कि यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा, कि ऐसे स्टेट गवर्नमेंट में ऐसा हो गया तो प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इट इज कॉजिंग प्रेसिडेंट रूल को लगाने का। तो प्रेसिडेंट रूल में क्या हो रहा है कि जो इट इज कंसिडर्ड एज अनडेमोक्रेटिक। क्यों? क्योंकि सारी पावर एक प्रेसिडेंट के हाथ में चली जाएगी। तो ये इशू आ रहा है कि यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। थर्ड इज अबाउट अनफेवरेबल टू रीजनल पार्टी। अब क्या हो रहा है, जब हमारे पास सबके इलेक्शन साथ में हो रहे हैं, तो एक नेशनल पार्टी जिसका पूरे नेशन के ऊपर इन्फ्लुएंस है, वो ज्यादा अच्छे से अपनी बातों को इन्फ्लुएंस कर पाएगी, अपने वोटर्स को इन्फ्लुएंस कर पाएगी। और जो छोटी मोटी पार्टीज हैं, जो एक रीजन में एग्जिस्ट कर रही हैं, जो स्टेट में एग्जिस्ट कर पा रही हैं, वो लोग इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, अनफेवरेबल हो जाएगा। यहाँ पे लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं क्रिएट हो पाएगी। फोर्थ पॉइंट है रीजनल इश्यूज को इग्नोर कर देंगे। अब जब हम देखते हैं कि हम साइमल्टेनियस इलेक्शंस एक ही साथ वोटिंग हो रही है, तो आप किस मुद्दे को प्राइमेसी दोगे? आप नेशनल मुद्दे को आप सोचोगे कि रीजनल मुद्दे को? नेशनल मुद्दा क्या है कि हम क्या पाकिस्तान या चाइना जैसे अग्रेसर स्टेट्स हैं उसके खिलाफ हम कितने सिक्योर हैं, या फिर महंगाई कितनी है, हम इन मुद्दों पे वोट करेंगे। या फिर हमारे स्टेट के मुद्दे क्या, कि सड़कें कैसी हैं, या फिर हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, महिलाएं कितनी सुरक्षित है हमारे स्टेट में, उन सब चीजों पर बात करेंगे। तो होगा छोटे छोटे मुद्दे हैं, जो स्टेट स्पेसिफिक रीजन स्पेसिफिक मुद्दे हैं, वो दब जाएंगे इन द गार्ब ऑफ नेशनल इश्यूज। ठीक है। फोर्थ हो जाएगा कि 5 ईयर पीरियड है, 5 ईयर पीरियड इज टू लॉन्ग है। अब क्या हो रहा है कि जब हम देखते हैं कि जब एक बार नेशनल इलेक्शन हो गया और हर साल किसी न किसी स्टेट में इलेक्शन चल रहा होता है, तो गवर्नमेंट जो होती है वो कंट्रोल में रहती है कि महंगाई एक लेवल से ज्यादा नहीं बढ़ने देंगे। क्यों? क्योंकि अगले साल इस स्टेट का चुनाव है। या फिर हम अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा नहीं बढ़ने देंगे, क्योंकि अगले साल इस स्टेट के चुनाव को हम हार जाएंगे। तो इसकी वजह से क्या होता है, अगर हम 5 ईयर का लंबा पीरियड रखेंगे तो गवर्नमेंट जो है वो अनार्कियस हो जाएगी, वहां पे कोई अकाउंटेबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, उसकी अकाउंटेबिलिटी कि अरे महंगाई बढ़ती है, बढ़ने दो, हम 5 साल बाद देखेंगे क्या करना है, अभी गवर्नमेंट छुट्टा हो जाएगी। तो ये 5 इश्यूज हैं जो वन नेशन वन इलेक्शन से आ रहे हैं, और हमारे पास कुछ बेनिफिट्स भी थे, वो 4 बेनिफिट्स भी हमने देख लिए। तो इन सबको कंबाइन करके एक होलिस्टिक आंसर्स बन सकता है। आगे क्या करना है क्या नहीं करना है वो डिपेंड करता है कि कमिटी की रिपोर्ट क्या आती है। ठीक है। एक टॉपिक हमारा ऊपर छूट गया था, हमने ये देखा था कि यहाँ पर हमारे पास अभी रिसेंटली क्रिमिनल अमेंडमेंट बिल्स आए थे, 3 बिल्स आए थे, जहाँ पे बोला गया था कि जो ब्रिटिश समय के जो कानून है, जो हमारे पास आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट है, जो ब्रिटिश समय से आ रहा है, उसको हम चेंज करके नए नए कानून लाएंगे। तो उसके ऊपर एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई है, वो स्टडी करेगी। ठीक है। तो हमने जब आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, जिसके बारे में हम ये बताता है कि हम कौन सी क्रिमिनल ऑफेंस पे क्या धारा लगाएंगे। समझ रहे हो मतलब क्या, कि मान लो हमने कहा सुसाइड कर रहे हो, तो सुसाइड एक क्रिमिनल ऑफेंस है, उस पर कितना पनिशमेंट होना चाहिए, में भी 10 साल का पनिशमेंट है। तो किस चीज पे कितना पनिशमेंट है वो हमारे को क्या बताता है, इंडियन पीनल कोड है। उसको चेंज करके हम कहेंगे भारतीय न्याय संहिता। ठीक है। इंडियन पीनल कोड इज अबाउट न्याय संहिता। सेकंड आ जाएगा सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड क्या हो रहा है कि इसका मतलब प्रोसीजर, मतलब कि कोई क्राइम हुआ है तो उसमें क्या प्रोसीजर होना चाहिए। क्या प्रोसीजर है कि उसको आप लेके आओगे, 24 घंटे में आप मजिस्ट्रेट के पास लेके जाओगे। ठीक है। फिर आप उसमें उसकी बेल की क्या कंडीशन है, उसको आप कितने दिनों में आपको उसकी मतलब कितने दिनों में आपको ट्रायल करना है, इन सब चीज जो प्रोसीजर्स हैं, कंप्लेन कौन फाइल करेगा, इन सब चीजों के बारे में किसमें दिया, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर्स कोड में दिया। इसको हम क्या बोलेंगे, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो जाएगी। ठीक है। तीसरी आती है एविडेंस एक्ट। एविडेंस एक्ट मतलब क्या है कि जो सबूत है, उन सबूतों को कैसे
इकट्ठा करना है, किससे आप सबूत इकट्ठा कर सकते हो, क्या क्या सबूत इकट्ठा कर सकते हो, उनके बारे में जो बात हो रही है उसको हम बोलते हैं भारतीय साक्ष्य बिल। ठीक है, भारतीय साक्ष्य बिल। तो हमने ये 3 बिल्स को हम रिप्लेस करने गए। अब ये बिल्स पास नहीं हुए हैं पूरी तरह से, ये पार्लियामेंट्री कमिटीज के पास है। पार्लियामेंट्री कमिटीज क्या होती है उनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। दो पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं, दीज आर क्रिएटेड बाय द स्पीकर ऑफ द हाउस। ठीक है, स्पीकर ऑफ द हाउस या जो भी चेयरमैन ऑफ द हाउस है वो बनाते हैं पार्लियामेंट्री कमिटीज को। ठीक है, इसमें 10 से 12 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, अब देखो जब हम पार्लियामेंट में लेके जाएंगे, लोकसभा में लेके जाएंगे तो 500 मेंबर्स हैं, 450 मेंबर्स बैठे हैं लोकसभा में। बहुत डिफिकल्ट है 450 मेंबर्स की भीड़ में एक चीज के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कशन करने के लिए। इसीलिए उन मेंबर्स में से कुछ मेंबर्स को चूज करके हम एक कमेटी बना देते हैं जो कि 10 से 12 मेंबर्स बैठ के उस पर आराम से बात करते हैं कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या चेंज कर सकते हैं। ठीक है, 2 टाइप की कमिटीज होती हैं। एक स्टैंडिंग कमिटी होती है। स्टैंडिंग मतलब क्या हो रहा है कि खड़ी है, मतलब लिटरल टर्म्स में मतलब खड़ी है, मतलब कि उसके पास अगर काम नहीं है तो वो खड़ी है। ऐसा नहीं है कि उसको आपने भगा दिया, वो खड़ी है, वो रहेगी, यानी कि इट इज परमानेंट इन नेचर। ठीक है, वो ईयर लॉन्ग चलेगी, वो परमानेंट इन नेचर है। आपने उसको बिल दिया है, वो काम करेंगे, अब वो अपनी रिपोर्ट दे देंगे, फिर वो एग्जिस्ट करेंगे। फिर जब तक उनके पास दूसरा काम नहीं है तब भी वो एग्जिस्ट करेंगे। जब दूसरा बिल आएगा तो दूसरे बिल पे बता देंगे। दूसरी होती है एड हॉक कमिटी। एड हॉक कमिटी जो होती है वो एक स्पेशल पर्पस के लिए बनाए। फॉर एग्जांपल हमने बिल एक्स लेके आए, तो बिल एक्स के लिए जो स्पेशल कमिटी हम बनाएंगे वो एड हॉक कमिटी हो जाएगी। और जैसे ही वो कमिटी बिल एक्स पे अपनी रिपोर्ट को सबमिट करेगी वैसे ही वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, वैसे ही वो खत्म हो जाएगी। मतलब एड हॉक कमिटी जिस काम के लिए बनाई है उस काम के अलावा और कोई काम नहीं करेगी। ठीक है, 2 टाइप की कमिटीज हो जाएंगी। अब इनके पास क्या हो जाएगी, वही हमने बात की, डिटेल डिस्कशन होना, बिल बताएंगे। दूसरा, एक्सपर्ट्स को भी लेके आएंगे कि मान लो हमने क्रिमिनल लॉज के बारे में हो जाएगा, तो क्रिमिनल लॉज के बारे में हम पुराने जजेस को लेके आ सकते हैं, या फिर हमारे पास इन्वेस्टिगेटर्स को लेके आ सकते हैं, आईपीएस ऑफिसर्स को लेके आ सकते हैं, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स को, इन सब चीज़ों को हम लेके आ सकते हैं, ताकि जो एक्सपर्ट जो पार्लियामेंट का पार्ट नहीं है, जो एमपीज नहीं है, जो एमएलएज नहीं है, उनके अलावा भी हम और लोगों को लेके आ सकते हैं, उनके व्यूज को लेके आ सकते हैं, ताकि एक होलिस्टिक, एक कॉम्प्रिहेंसिव हम एक लॉ को लेके आ पाए। ठीक है, तो ये हमारे पास पार्लियामेंट्री कमेटी के हमने बेसिक्स किए। तो अभी तक हमने 10 टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर लिया है। आई थिंक 10 और बचे हैं, लेट्स डू इट। ओके, तो 11th इज कि बिहार टू कंडक्ट हिज ओन रैंकिंग ऑफ कॉलेजेस। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि एक सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं नैक। नैक मतलब क्या हो रहा है, नेशनल एक्रेडिटेशन और नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल है। तो नेशनल एक्रेडिटेशन एंड असेसमेंट काउंसिल क्या करती है, ये कॉलेजेस को, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को रैंक करेगी ऑन द बेसिस ऑफ कि उनके यहाँ पे स्टूडेंट टीचर रेशियो कितना है, मतलब एक टीचर कितने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, ये सब रेशियोज कैसे हैं आपके पास, टीचर्स की क्वालिटी कैसी है, अवेलेबिलिटी ऑफ लैब्स कैसे, इन सब के बेसिस पे आपको कुछ कुछ ग्रेड्स देती है कॉलेज को, जो उसकी रैंकिंग बनाते हैं। तो देखा गया कि बिहार में जो कॉलेजेस हैं सिर्फ 35 कॉलेजेस ही इन रैंकिंग्स, नैक की अच्छी रैंकिंग्स को अचीव कर पाए। इस चीज़ को समझने के लिए, इस चीज़ के बारे में जानने के लिए बिहार ने अपनी खुद की एक कमेटी बनाई है। अब हम यहाँ पे ये समझ सकते हैं, मेन से रिलेटेड एक फैक्ट यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि जिस तरह से अगर हम इन रैंकिंग्स की हेल्प से हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के बारे में हम जान सकते हैं और इसको हम इम्प्रूव भी कर सकते हैं। कि हमें पता चला है कि नैक ने बोला कि आप टीचर्स की क्वालिटी पे आप कम स्कोर आया है, तो अब बिहार को पता है कि उसको क्या इंप्रूव करना है, क्वालिटी ऑफ टीचर्स इंप्रूव करना है। ठीक है, छोटा टॉपिक था। एक और छोटा टॉपिक इस कि पंजाब में हमने देखा है कि फार्म फायर्स जो हैं वो कम हो गई हैं। ठीक है, पिछले कुछ सालों में हमने देखा था कि स्टबल बर्निंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, बट अभी रिसेंट देखा गया कि पंजाब में फार्म फायर्स काफ़ी कम हो गई, ओवर 50%। ठीक है, 50% डिक्रीज हुई है इन दी स्टबल बर्निंग। अच्छी न्यूज़ है। ठीक है, इसके रीजंस अगर हम बात करें क्यों हुआ है, पहली बात हमने बहुत सारे अवेयरनेस कैंप्स को लेके आए हुए हैं। सेकंड इसका बायोमास हैंडलिंग यूनिट्स को हमने बहुत सारे लेके आए। बायोमास हैंडलिंग यूनिट्स मतलब क्या है कि जो भी स्टबल होती है, जो भी नीचे बची हुई पराली है, उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस की, जैसे मान लो उसको कंपोस्ट बने, तो वो ऐसे ऐसे यूनिट्स बना दिया जो आपसे ये पराली खरीद लेंगी और इसका कुछ कुछ अच्छा चीज़ बना देंगे, कंपोस्ट बना दिया है वो, तो बायोमास हैंडलिंग यूनिट्स बना दिया। फिर हमारे पास आसपास की जो भी ब्रिक क्लिन्स हैं, ठीक है, ईंटें बनाने के उद्योग हैं, वहाँ हमने कंपलसरी कर दिया है कि आप यहाँ पर स्टबल को एज अ फ्यूल यूज़ करो, कि जो आप भट्टी में जलाते हो वहाँ पे आप पराली को जलाओ, तो यहाँ पे होगा क्या कि पराली जल रही है पर
उसका कुछ यूज हो रहा है, अगर वो पराली को जलाएंगे तो शायद कोयला कम यूज करेंगे, ठीक है। तो जो पोल्यूशन है ओवरऑल टोटल पोल्यूशन है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात हो जाए कि अवेयरनेस कैंप लेके आओ, बायोमास हैंडलिंग यूनिट को लेके आओ, एंड ब्रिक क्लिन्स के अंदर हम यूज करा रहे हैं, ठीक है। बट हमने एक चीज ये भी देखी है कि ऐसा 50% कम हो गया है, बहुत अच्छी चीज़ है, बट इसका एक ये भी रीज़न है कि इस साल जो मानसून है और जो वेदर सिस्टम है उसकी वजह से अभी तक लोगों ने हार्वेस्ट करना ही नहीं शुरू, उन्होंने धान की कटाई ही नहीं शुरू की। स्टबल क्या होता है? स्टबल मतलब पराली, मतलब क्या होता है कि जब आप धान, ये आप हमारी सॉइल है, तो यहाँ से हमारे पास पैडी लगी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने कट किया, ठीक है, ये यहाँ पे उन्होंने कट किया, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि ये जो है थोड़े थोड़े स्टेम्स जो हैं वो रह जाते हैं। तो अब इनको अगर मैनुअली एक एक को निकालोगे तो बहुत टाइम और बहुत मैनुअल लेबर, बहुत मैनुअल पैसा लगता है। एज अ रिजल्ट वो क्या करते हैं, इसमें वो सब आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से सब जल के पूरा राख हो जाता है और फील्ड क्लियर हो जाती है, ठीक है। अब दैट इज व्हाट स्टबल बर्निंग इज। तो अब देखा गया है कि 50% जो रिडक्शन है उसका एक कारण ये है कि अभी तक हार्वेस्टिंग शुरू ही नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि अभी तक बारिश हो जा रही है, इसकी वजह से अभी तक हार्वेस्टिंग शुरू ही नहीं हो। इसका एक रीजन ये भी है, ठीक। बस इतना सा ही था इस आर्टिकल में। मूविंग फर्दर, कल हमने बात किया था वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस के बारे में, तो हम एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बात हुई है, कनाडा और इंडिया के इशू चल रहा था, ठीक है, इंडिया कनाडा का इशू चल रहा था। इशू ये हुआ कि कनाडा में एक प्रो खालिस्तानी लीडर है, उनकी डेथ हुई, ठीक है, जिसमें इंडिया का हाथ माना जा रहा है, ठीक है, इंडिया का हाथ माना जा रहा है, एलिज किया गया कि इंडिया का इसमें रोल है, ठीक। अब खालिस्तानी लीडर हैं कौन? खालिस्तानी लीडर्स क्या करते हैं, तो दे आर डिमांडिंग क्रिएशन ऑफ सेपरेट नेशन फ्रॉम पंजाब, फ्रॉम इंडिया का पंजाब रीजन, जिसको खालिस्तान बनाएंगे वो, ठीक है। तो इनकी जो है वो डेथ हो गई है, जिसके में वो मान रहे कि इंडिया का हाथ है। अब इसकी वजह से हमारे कुछ रिलेशंस भी हैं थोड़े खराब हो रहे हैं, ठीक है। दूसरा, इन्होंने एक्यूज कर दिया कि इंडिया ने इस चक्कर में कि कनाडा ने हमारे ऊपर आरोप लगाया कि इनकी डेथ आपने कराई है, जिसकी वजह से इंडिया ने बोला अपने कनाडा को कि आप अपने डिप्लोमेट्स जो इंडिया में पोस्टेड है उनको आप कम कर लीजिए, और थोड़े थोड़े रिलेशंस खराब होने लगे। इसी कंटेक्स्ट में आर्टिकल आया है कि वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस, ठीक है, वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस है। तो ये बताता है कि दो नेशंस जो हैं वो अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस, अपनी एम्बेसीज, अपने कॉन्सुलेट्स, अपने जो भी ऑफिसेज हैं वहाँ पे पोस्ट होने वाले मेंबर्स हैं, उनसे रिलेटेड क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, किस तरह से आप चीज़ों को टैकल करोगे, उसके बारे में बेसिक सा है, ठीक है। चलो, तो हमारे पास हमने 12 आर्टिकल्स अभी तक, हाँ 12 आर्टिकल्स हमने अभी तक कवर किए। लेट्स मूव ऑन टू द 13th आर्टिकल। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ है, यहाँ पे रिसेंटली जो हमारे पास बॉम्बे हाई कोर्ट है उसके पास एक अपील आई, एक पिटिशन आई, जहाँ पे उन्होंने बोला कि जो पाकिस्तान के आर्टिस्ट हैं जो ड्रामा, डांस, म्यूजिक, क्रिकेट ये सब बना रहे हैं तो उनको आप बैन कर दो इंडिया में, ये चीज़ आई। तो इसमें बॉम्बे हाईकोर्ट ने बोला इट इज़ अ रेट्रोगेड स्टेप। रेट्रोगेड स्टेप मतलब बहुत ही खराब स्टेप है, जो इट इज़ अ खराब स्टेप, बहुत ही पिछड़ा हुआ स्टेप इन प्रमोटिंग कल्चरल हार्मोनी, यूनिटी एंड पीस, ठीक है। तो ये कहते हैं कि आर्ट, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, कल्चर ये सब जो है ये ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो राइज अबव नेशनैलिटीज़ हैं। जब आप आर्ट कल्चर देखते हो तो आप ये नहीं देखते हो कि वो किस नेशनैलिटी का है, वो किस नेशन का है, वो कहाँ का सिटीजन है, ठीक है। नेशनैलिटीज, कल्चर्स, नेशन इन सबसे बहुत ऊपर होती हैं, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। और जो कल्चरल चीज़ें होती हैं दैट हेल्प इन ब्रिंगिंग अबाउट पीस, ट्रैंक्विलिटी, यूनिटी एंड हार्मनी इन नेशंस एंड बिटवीन नेशंस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उल्टा नेशंस के बीच में सद्भाव लाने का काम करती हैं, पीस लाने का काम करती हैं। कि आज अगर आप पाकिस्तान के कोक स्टूडियोज़ के गाने सुन रहे हो, आप पसूरी जैसा गाना जो बहुत फेमस हुआ है दैट इज़ फ्रॉम कोक स्टूडियो पाकिस्तान है, तो ये सब चीज़ें होती हैं तो रिलेशंस में वार्मथ को लाने की कोशिश करती हैं, एक दूसरे के कल्चर के बारे में अवेयरनेस को फैलाने की कोशिश करती हैं। तो आप इन सब चीज़ों को बैन करोगे तो आप उल्टा एक
बहुत ही पिछड़े स्टेप के ऊपर जाओगे, ठीक है। हमने ये भी देखा है कि पाकिस्तानी स्टार्स लाइक फवाद खान, माहिरा खान, इवन उन्होंने बॉलीवुड फिल्म्स भी कर रखी हैं। पाकिस्तानी सिंगर्स सच एज आतिफ असलम एंड राहत फतेह अली खान, इनकी भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी है इंडियन इंडस्ट्रीज में, ठीक है। हमने ये भी देखा है कि किस तरह से हम देखते हैं कि जो कल्चरल चीज़ें हैं वो नेशनल के जो इश्यूज हैं वो उससे बहुत ऊपर उठी होती हैं। अगर आप एक पाकिस्तानी आर्टिस्ट को सपोर्ट कर रहे हो या उनको उनके फैन हो, या एक पाकिस्तानी किसी इंडियन आर्टिस्ट का फैन है, दैट डज नॉट मीन कि वो एंटी नेशनल हो गए हैं, ठीक है। तो बेसिकली यही सब बातें हैं, ओके। फिर इट इज़ नॉट अ वुमेन वर्सेस फीटस, तो यहाँ पे बात हो रही है अबॉर्शन से रिलेटेड बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम बात करें, इंडियन जुडिशरी जो है उन्होंने बहुत से जजमेंट्स के अंदर ये बोला गया कि जो विमेन जो हैं वो अपने रिप्रोडक्टिव चॉइसेस खुद कर सकती हैं, कि उनके रिप्रोडक्टिव चॉइसेस क्या होंगी, कितने बेबीज उनको करने हैं, किस एज पे करने हैं, या मे बी लाइक कितने बेबीज करने हैं, कितने ड्यूरेशन पे करने हैं, वो सब वुमेन की पर्सनल चॉइसेस हैं, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंड इट इज सेंट्रल टू द आइडिया ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, ओके। यहाँ पे ये भी बोला है कि जुडिशरी ने बोला है कि प्रेग्नेंट वुमेन को बोला गया कि आपके जो रिप्रोडक्टिव राइट्स हैं उसमें आप अबॉर्शन की जो चीज़ें हैं वो भी रिप्रोडक्टिव राइट्स के अंदर ही आएंगी, ठीक है। इससे रिलेटेड हम एक एक्ट पढ़ेंगे जिसमें बात है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, एमटीपी एक्ट, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 2021 आएगा, ठीक है। यहाँ पे बोला गया कि अगर आप 20 वीक्स तक प्रेग्नेंट हो और आपको अबॉर्शन करना है तो आप वन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की कंसेंट से अबॉर्शन करा सकते हो। अगर आपकी जो प्रेगनेंसी है वो 20 से 24 वीक्स की है तो आपको 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की कंसेंट लगेगी, और अगर आपकी प्रेगनेंसी 24 वीक से भी ज़्यादा की है तब आपको एक मेडिकल बोर्ड बनाया जाएगा, जो बोर्ड मिलकर डिसाइड करेगा कि वो अबॉर्शन होना चाहिए कि नहीं। क्यों? क्योंकि मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस कुछ हो सकते हैं, क्या वुमेन की लाइफ तो नहीं जा सकती, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करते थे, ठीक है। तो वही के बारे में बात हो जाएगी कि इन केस ऑफ फीटल डिफॉर्मिटी की फीटस को क्या रिस्क है, वुमेन की लाइफ को क्या रिस्क है, ठीक है। अब हमने ये भी देखा, अब हमारे पास कुछ इश्यूज आए हैं, हमने ये देखा है कि जो बोर्ड होता है, ठीक है, बोर्ड जो होता है वो सिर्फ मेडिकल एस्पेक्ट्स को कंसीडर करता है अबॉर्शन के, कि वुमेन की लाइफ को तो हार्म नहीं है, वुमेन मर तो नहीं जाएंगी अबॉर्शन से, इन सब चीज़ों को देखता है। बट हमारे पास हमें ये भी देखना है कि हमारे सोशल एक्सपर्ट्स और मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स भी हमें चाहिए इस बोर्ड पे, सो दैट वो ये बता सकें कि अगर ये बेबी बॉर्न हुआ है तो उससे बेबी की क्वालिटी ऑफ लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वुमेन की क्वालिटी ऑफ लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि हम देखते हैं, एक महिला आई थी जो अबॉर्शन चाहती थी, उन्होंने ये बोला था कि अगर ये बेबी होगा तो उनसे उनकी फिजिकल, उनकी मेंटल एंड इमोशनल कंडीशन जो है वो वर्स हो जाएंगी, ठीक है, वो और खराब हो जाएंगी, मेंटली वो उस बेबी को शायद अच्छे से केयर ना कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि जो बोर्ड है, बोर्ड को ये भी कंसिडर करना चाहिए कि उन महिला की और उस बच्चे की क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या हो सकती है। a year back I was reading one article जहाँ पे वो लिखा था that was about a rape survivors, and जो उनको उस रेप से जो बेबीज होते हैं उनसे रिलेटेड एक लाइन दिया गया था कि अगर आप ऐसे बेबीज को अबॉर्शन नहीं करा रहे हो देन इट इज अबाउट हाउ दैट चाइल्ड, जो चाइल्ड उस एक्ट के बाद जो बॉर्न होगा वो उस वुमेन के लिए कांस्टेंट रिमाइंडर होगा ऑफ हर ह्यूमिलिएशन एंड हर सफरिंग। एज अ रिजल्ट द वुमन would not be able to take care of the child nicely, जिसकी वजह से वो चाइल्ड दुनिया में तो आ गया, आपने उस फीटस का राइट टू लिव तो प्रोटेक्ट कर लिया, बट फीटस का राइट टू लिव प्रोटेक्ट कर लिया, बट उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो पुअर हो जाएगी, आप उसको एक ढंग की लाइफ नहीं दे पाओगे, माँ का प्यार, पिता का प्यार, परिवार का प्यार जो है वो नहीं मिलेगा, समाज उसको किस तरह से एक्सेप्ट करेगा, इन सब चीज़ों के बारे में भी हमें सोचना है, सोशल एस्पेक्ट को भी हमें देखना पड़ेगा। इसी के उसमें ये भी बोला गया था कि यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने 2022 जून में ये बोला था कि यूएस में अबॉर्शन जो है इलीगल कर दिया गया था। क्यों? उन्होंने बोला था कि फीटस जो होती है, फीटस मतलब जो भ्रूण होता है, जो वूम, मदर के वूम में जो बेबी होता है, फीटस होता है, उसका भी राइट टू लिव है, इसलिए यूएस ने अबॉर्शन को इलीगल कर दिया था। बट हम जब अबॉर्शन जैसी चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो हमें सोशल एस्पेक्ट्स को, क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ मदर एंड चाइल्ड, इन सब चीज़ों के बारे में भी बात करनी ज़रूरी है, ओके। So we have covered 14 articles. Let's move on to the next ones fastly. ओके तो यहाँ पे कास्ट के बारे में, अभी हम कास्ट सर्वेज के बारे में बात कर रहे थे, तो कास्ट के बारे में एक चीज़ आई थी, तो यहाँ पे एक आर्गुमेंट ये कहता है, एक
किसी नोन एक्सपर्ट ने बोला कि कास्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेगुलेटर ऑफ लाइफ चांसेस। क्यों? क्योंकि आप कास्ट के बेसिस, मतलब कास्ट जो होती है वही डिटरमाइन करती है कि आप किस तरह की लिविंग कंडीशंस में रह रहे हो, किस तरह से आप अपना लोकल डेली प्रैक्टिसेस कस्टम्स हैं आपके, उन सबको डिटरमाइन करती हैं। तो वो कहते हैं कि कास्ट इज द रेगुलेटर ऑफ लाइफ चांसेस एंड दस ऑनेस्ट काउंटिंग होनी चाहिए कास्ट की इन ऑर्डर टू कॉम्बैट सोशल इनइक्वालिटीज। ठीक है, वो बोलते हैं। इसी के बारे में जब हम बात करते हैं, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में भी बहुत सारे स्पेशल प्रोविजंस है फॉर एससीज, ठीक है, फॉर एससीज, एसटीज एंड ओबीसीज। ठीक है, इन सब के लिए हमारे पास अलग अलग प्रोविजंस हैं। ये हमारी एक, इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द थिंग कि यहाँ पर ऑन द होप कि अगर हम अलग अलग रिप्रेजेंटेशन देंगे, किसी को हम रिजर्वेशन देंगे, जैसे हमारे पास बात है कि एससीज एंड एसटीज को हम अपने पार्लियामेंट में रिजर्वेशन दे रहे हैं, अलग अलग चीजें कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमने ये सोचा था दैट विल हेल्प ट्रिगर सोशल मोबिलिटी बिटवीन, बिकॉज द बेनिफिशियरीज जो होंगे रिजर्वेशन के, वो रोल मॉडल की तरह एक्ट करेंगे फॉर अदर मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। ठीक है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, सोशल एम्पावरमेंट है कि अगर हम एसटी एससी कम्युनिटीज के मेंबर्स को हम पार्लियामेंट तक लेके आ रहे हैं, उनको एमपीज बना रहे हैं, तो वो लोग रोल मॉडल की तरह एक्ट करेंगे और वो अपनी कम्युनिटी का भला करेंगे। ये हमारी सोच थी। ठीक है, बट हमारा जो एक्सपीरियंस है ये क्या क्या दिखाता है कि जो डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट है कि आप हमारे एक कम्युनिटी के एक मेंबर को एम्पावर करो, एक मेंबर को एम्पावर करो, वो डिमॉन्स्ट्रेट करके 10 मेंबर्स को एम्पावर करेंगे, वो जो इफेक्ट है ये नहीं वर्क किया, हैव नॉट वर्कड इन द डिजायर्ड फैशन। ठीक है, तो हमने ये देखा है क्रीमी लेयर्स आ गए। तो हमने देखा, मान लो ओबीसी में 100 पीपल है। ठीक है, तो 100 पीपल में मे बी लाइक 15 पीपल जो हैं वो रिच हैं। ठीक है, 15 पीपल रिच हैं, दे हैव रिसोर्सेज। तो अब हमने देखा है कि ये क्रीमी लेयर में आ जाएंगे और ये पीपल क्या करेंगे, इनके पास ज्यादा रिसोर्सेज हैं, तो जो भी रिजर्वेशन के बेनिफिट्स हैं, ये 15 लोग ही सारे के सारे बेनिफिट्स हैं, सारे के सारे जो भी आप रिलैक्सेशन दे रहे हो वो सब एक्वायर कर लेंगे। बाकी के जो 85 पीपल हैं वो अभी भी फिर बैकवर्ड ही रह जाएंगे। ठीक है, तो हमने ये देखा है कि क्रीमी लेयर के साथ क्या हुआ है कि क्रीमी लेयर के बारे में हमने देखा है, दे हैव कंसोलिडेटेड देयर होल्ड ओवर द बेनिफिट्स है। ठीक है, उन्होंने पकड़ लिया है, उन्होंने ही सारा के सारा बेनिफिट्स जो है वो क्रीमी लेयर ही लेके चले जाते हैं। ठीक है, इसकी वजह से अब हुआ क्या है कि जो 85% जो पीपल बैकवर्ड हैं वो कहते हैं हमें और रिजर्वेशन दो, हमारे को सब कास्ट बनाओ, सब कास्ट बनाओ, हमारे को और रिजर्वेशन दो, जिसकी वजह से हमने ये देखा है क्या हो जाएगा कि मोर ओप्रेस्ड एंड डिप्राइव्ड कास्ट जो होते हैं दे डिमांड फॉर स्पेशल कोटास। ठीक है, तो ये हमने देखा है। तो रिक्लासिफिकेशन के बारे में होता है कि रिक्लासिफाई करो कि SC ST में भी, जैसे हम ओबीसीज में रिक्लासिफाई करने के बारे में बात करें कि SC ST में भी रिक्लासिफाई करो, क्रीमी लेयर्स को हटाओ, जो लोग जो कास्ट अब इम्प्रूव हो गई हैं पहले से, उन कास्ट को आप इन स्टेटस से हटाओ। इन सब के बारे में बात होती है कि आपको कास्ट को अच्छे से स्टडी करो ताकि जो क्रीमी लेयर्स हैं वो सारे बेनिफिट्स ना लेके आ पाए। ठीक है, एंड इवन एक हमारे एक स्कॉलर है सूरज येंगड़े करके, इन्होंने खुद कहा है कि दलित्स ने बोलते हैं कि मोर सक्सेसफुल दलित्स जो होते हैं दे हैव सबवर्टेड द लार्जर कॉज ऑफ सोशल जस्टिस की। हमने सोचा था कि हम रिजर्वेशन देंगे तो सबको समता मिलेगी, सबको इक्वल राइट, सोशल जस्टिस मिलेगा, बट हुआ क्या कि क्रीमी लेयर वाले लोग ही ज्यादा से ज्यादा रिजर्वेशन को होल्ड करके बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से सोशल जस्टिस जो है, अधिकार जो है, सबको नहीं मिल पा रहा है। बेसिक क्रक्स ये था इसका। फिर यहाँ पे बेसिक एथिक्स में हम इसको एज एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं कि हरियाणा के जो होम मिनिस्टर हैं, इन्होंने 372 इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स के आसपास को हटा दिया है, सस्पेंड कर दिया है। क्यों? क्योंकि जो इनको केसेस हैंड ओवर किए गए थे उसमें ये देरी कर रहे थे, चार्जशीट फाइल नहीं कर रहे थे या फिर प्रोसीडिंग्स को आगे नहीं बढ़ा रहे थे। तो यहाँ पे हम क्या दिखा रहे हैं, यहाँ पे हम दिखा रहे हैं प्रॉम्प्टनेस। ठीक है, प्रॉम्प्टनेस दिखाई जा रही है कि काम जो है टाइम पे करिए वरना आपके खिलाफ एक्शन हो जाएगा। यहाँ ऐसा नहीं है कि आप एक फाइल पे बैठ गए हैं तो रेड टेपिज्म आप करे जा रहे हैं, डिले करे जा रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव न्यूज है कि यहाँ पे मेरिट को हम प्रमोट करेंगे, अगर आप काम नहीं कर रहे हो आपको हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये पब्लिक इंटरेस्ट में लिया हुआ डिसीजन था। उन्होंने बोला कि ये जो 372 लोगों को हटाया गया है, सस्पेंड किया गया, उसमें से देवर लाइक बहुत सारे लोग ऐसे थे जो करप्शन के चार्जेस थे उनके अगेंस्ट, या फिर वो लोग किसी पर्सनल मोटिव्स या पर्सनल बायसेस की वजह से अपने केसेस को आगे फॉरवर्ड नहीं कर रहे थे, तो इनको हटा दिया गया है और इन ऑफिसर्स की जगह नए ऑफिसर्स को ये केसेस दिए गए हैं ताकि आप फटाफट काम को कंप्लीट करो। ये एक अच्छी न्यूज है।
फिर एक बेसिक सा आया है कि ऑटोमेटिक कार्स जो होती है इनकी सेल्स जो है वो बढ़ रही है। ऑटोमेटिक कार्स क्या होती है, लेट्स अंडरस्टैंड। तो जो हमारे पास कार्स होती है, नॉर्मल कार्स में क्या होता है, जैसे हम बात करते थे जिसमें गियर्स होते हैं, ठीक है, 5 गियर्स होंगे, 5 गियर्स हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, जिसमें क्या हो रहा है कि स्पीड के हिसाब से आपको खुद से एडजस्ट करने पड़ते थे। तो अगर आप कम स्पीड पे हो तो कम गियर डालोगे, और ज़्यादा स्पीड पे ज़्यादा गियर्स, आपको ऑटोमेटिकली गियर्स को शिफ्ट करना पड़ता था, ठीक है, सॉरी, आपको खुद से मैनुअली गियर्स को शिफ्ट करना पड़ता था। ऑटोमेटिक कार्स में क्या होती है, ऑटोमेटिक कार्स में जो होते हैं वो सेंसर्स लगे होते हैं डिफरेंट टाइप के, जो बेस्ड अपॉन द स्पीड, बेस्ड अपॉन द एक्सेलरेशन, वो अपने आप ही गियर्स को चेंज कर लेते हैं। एज अ रिजल्ट जो आप ड्राइवर होते हैं उनको चेंज करने की जरूरत नहीं होती। तो ड्राइविंग एक्सपीरियंस जो होता है, ड्राइविंग एक्सपीरियंस जो है वो काफ़ी स्मूथ हो जाता है, ठीक है, ड्राइविंग एक्सपीरियंस स्मूथ हो जाता है। एंड ये स्पेशली क्या हो रहा है, इंडियन ट्रैफिक के हिसाब से ये बहुत अच्छी चीज़ मानी जा रही है। क्यों? क्योंकि क्या होता है इंडियन ट्रैफिक में, आप एकदम से क्या हो रहा है कि ट्रैफिक आ गया, आपने स्पीड 10 कर ली, फिर जैसे ही आपको जगह मिली आप रेस करके स्पीड 50 ले जा रहे हो। तो यहाँ पे इस तरह का है, तो बार बार गियर्स चेंज करना डिफिकल्ट होता है, इसलिए ऑटोमेटिक कार्स की सेल बूम हो रही है। नॉट वेरी रेलिवेंट, बट बेसिक नॉलेज क्या है वो हमने देख लिया। ओके, यहाँ पे हमने एक देखा है कि अनइवन स्प्रेड ऑफ मेडिकल कॉलेजेस। ओके, देयर इज अ टॉपिक अबाउट अनइवन स्प्रेड ऑफ मेडिकल कॉलेजेस है। तो यहाँ पे हमने देखा कि नागालैंड को अपने स्टेट का पहला मेडिकल कॉलेज मिला। मतलब कितनी, सोचने में कितनी बड़ी बात है कि 75 ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस नागालैंड जैसा स्टेट अब पहला मेडिकल कॉलेज खोल रहा है नागालैंड में। तो हम देख रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट को हमने कितना ज़्यादा नेग्लेक्ट करके रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अब एनएमसीए, नेशनल मेडिकल काउंसिल है, वो चाह रही है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिकल कॉलेजेस हो, कि हर स्टेट में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, जितनी आपकी पॉपुलेशन है उस हिसाब से आपके पास मेडिकल कॉलेजेस होने चाहिए। तो नेशनल मेडिकल कमीशन ने एक गाइडलाइन निकाली जहाँ पे बोला गया कि जहाँ जो भी स्टेट्स में मोर देन 100 मेडिकल कॉलेजेस हैं, मेडिकल एजुकेशन सीट्स हैं पर मिलियन पॉपुलेशन, 10 लाख बच्चों पे, अगर आपके पास 10 लाख जनसंख्या पे अगर आपके पास 100 से ज़्यादा मेडिकल एजुकेशन सीट्स हैं, तो अभी आप कुछ समय के लिए और सीट्स को नहीं ऐड करोगे और कॉलेजेस को नहीं खोलोगे। सिंपल उन्होंने यही बोला गया, ठीक है। जब रिपोर्ट्स देखी गई तो ये पाया गया कि ऐसे 13 स्टेट्स और यूटीज हैं जहाँ पे 100 सीट्स, देयर आर मोर देन 100 सीट्स पर मिलियन पॉपुलेशन हो जाएगी, और बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे बेसिक सीट्स भी नहीं है। जिसमें से हम बात करें डेफिशिएंसी जो है सबसे ज़्यादा कहाँ देखी गई है, सबसे ज़्यादा कम सीट्स हमें देखने को मिली है पर, मतलब इन द रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन, हमें मेघालय, बिहार और झारखंड में देखने पर, जहाँ पे 75% तक की हमें डेफिशिएंसी देखने को मिली है। तो ये दिखाता है अब इसकी वजह से होगा क्या, जब आपके पास कॉलेजेस नहीं है, मेडिकल कॉलेजेस नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ से पहली बात क्या हो रही है, मेडिकल कॉलेजेस दो काम करते हैं। क्या कर रहे हैं, एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, डॉक्टर्स बनाएंगे। दूसरा क्या करेंगे कि चीप हाई क्वालिटी हेल्थ केयर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, चीप हाई क्वालिटी हेल्थ केयर प्रोवाइड करेंगे। वी हैव वेरी ऑफन हर्ड दिस टर्म कि जब जिसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है तो पीपल से कि इनको मेडिकल कॉलेज लेके आओ, ठीक है, मेडिकल कॉलेज लेके आओ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब स्टेट्स लाइक बिहार, मेघालय, झारखंड, इनके पास मेडिकल कॉलेजेस ही नहीं है, तो इनके पास एजुकेशन की क्वालिटी खराब है, बच्चे जो हैं पढ़ाई के लिए बाहर भाग रहे हैं। दूसरा यहाँ पे क्या हो रहा है, हेल्थ केयर की क्वालिटी खराब है, इसलिए जो लोग हैं वो अच्छे से डिजीजेस नहीं ट्रीट करा पा रहे, इसलिए नॉर्मल लोग जो शायद मेडिकल प्रोफेशन में नहीं है वो भी बाहर भागेंगे कि यहाँ पे तो क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है, ठीक है। एज अ रिजल्ट अगर हम ये देखते हैं कि अगर हम नए कॉलेजेस को खोलेंगे उन जगहों पे जहाँ नहीं है, दैट कुड रिजल्ट इन रिवर्स माइग्रेशन। रिवर्स माइग्रेशन मतलब कि जो लोग बाहर चले गए हैं रादर अब और बचे। अब जैसे मान लो हमने बोला कि साउथ के जो स्टेट्स हैं वहाँ पे एक्सेस में सीट्स हैं, ठीक है, नए कॉलेजेस नहीं खुल रहे हैं, लेकिन बिहार जैसे सॉरी बिहार जैसे रीजन में बिहार जैसे रीजन में जहाँ पे कम सीट्स हैं, तो अगर आप वहाँ पे न्यू कॉलेज खुलेंगे तो रिवर्स माइग्रेशन होगा। मतलब क्या है कि अब साउथ से लोग बिहार आएंगे पढ़ने कि भाई हमें मेडिकल कॉलेज में सीट्स मिल जाए। तो ये एक पॉजिटिव चीज आप कह सकते हो, ओके। दैट इज अबाउट कि अभी हमारी पास करंट पॉलिसी फोकस क्या है कि हम इक्वलाइजेशन को प्रमोट करें, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिकल कॉलेज के बारे में हम बात कर रहे हैं, इक्वल स्प्रेड ऑफ मेडिकल कॉलेज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। इकोनॉमी की बस फटाफट से न्यूज़ देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएंगे कि हम देख रहे हैं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि हमारे पास अच्छा चल रहा है इस समय, हमारी जो इकोनॉमी बजट की जो स्थिति अच्छी चल रही है, लेकिन उन्होंने बोला कि ग्लोबल अनसर्टेनिटीज
रीसेंट डेवलपमेंट इन द पर्शियन गल्फ की वजह से थोड़े से ग्लोबल इश्यूज आ रहे हैं। क्या पर्शियन गल्फ में भी क्या हो रहा है, इसराइल हमास का वॉर हो रहा है, इसराइल हमास का वॉर हो रहा है। अब जब हम बात करें वेस्ट एशिया, तो वहां पे हमारे पास क्या हो जाए, उस रीजन से बहुत सारा तेल आ रहा है, ठीक है, उस रीजन से तेल आएगा। अब वहां पे अगर वॉर होगा तो तेल के प्राइसेस जो हैं वो बढ़ेंगे, ठीक है, तेल के प्राइसेस जब बढ़ेंगे तो इंडिया में भी इन्फ्लेशन जैसी चीजें बढ़ेंगी और इश्यूज हो सकते हैं। तो हमने देखा कि इशू कहाँ से आ रहे हैं, तो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज से आ रहे हैं, जो कि क्रूड ऑयल प्राइसेस को भी इम्पैक्ट करेंगे। अच्छा, दूसरा हम ये देखेंगे कि जब पर्शियन गल्फ में जो इश्यूज होंगे, इसकी वजह से हम देखेंगे कि क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास एक्सपोर्ट डिमांड जो है वो कम हो गई। यहाँ पे ये यहाँ पे आएगा, एक्सपोर्ट डिमांड जो है वो भी कम हो जाएगी, कि अब बाहर लड़ाई भिड़ाई चल रही है, तो अब जब जान की कोई आपको गारंटी नहीं है, बचोगे नहीं बचोगे, तो वहां पे आप एक्सपोर्ट्स पे कैसे ध्यान दे पाओगे, जिसकी वजह से हमारे से एक्सपोर्ट डिमांड खराब हो रही है। बाकी जो हम देखते हैं प्राइवेट कंजम्पशन, गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट, सारी वो इन्वेस्टमेंट डिमांड, कंजम्पशन डिमांड, ये सब बढ़िया चल रहा है, मजा आ रहा है, ठीक है। और जो इन्वेस्टमेंट है क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि हमारे पास जो कैपिटल स्पेंडिंग बाय द गवर्नमेंट है वो अच्छी हो रही है, ठीक है। जब हम कैपिटल स्पेंडिंग देखते हैं तो बजट 2023 में बोला गया था कि गवर्नमेंट 10 लाख करोड़ की कैपिटल स्पेंडिंग करेगी, तो जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट बढ़िया आ रहा है, ठीक है। फिर लास्ट के दो टॉपिक्स हमारे पास ये कहते हैं इंडियन रिलायंस ऑन क्रूड ऑयल के इंपोर्ट्स हैं, ठीक है। हम जानते हैं कि जो इंडिया है अपना जो बहुत सारा कच्चा तेल है, क्रूड ऑयल है, वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं हम, सऊदी अरेबिया, ईरान, यूएई जैसे नेशन से हम इंपोर्ट करते हैं। तो ये इंपोर्ट डिमांड जो है वो बढ़ के अब कितनी हो गई, 87.8% हो गई है, जो कि शायद अच्छी चीज़ नहीं है। हमने 2015 में गवर्नमेंट जो है उसने टारगेट रखा था कि अपनी जो रिलायंस ऑन ऑयल इंपोर्ट है उसको हम 67% रिड्यूस करेंगे, जो उस समय 77% थी, बट उल्टा हुआ क्या है कि 77% से अभी हम बढ़ के 87% हो गए। बट टारगेट क्या था हमारा 2015 में, कि हम इसको कम करेंगे टू 67%, लेकिन दांव थोड़ा उल्टा ही पड़ गया है, ठीक है। अब होगा क्या कि जब हमारे पास क्रूड ऑयल पे हम हेवी रिलायंस ऑन क्रूड ऑयल हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, इंडियन इकोनॉमी जो है वल्नरेबल हो जाएगी ग्लोबल ऑयल प्राइस वोलेटिलिटी से, ठीक है, पहली चीज। अब हम देख रहे हैं कि अगर क्रूड ऑयल महंगा हो जाएगा, जब हम अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ द जो क्रूड ऑयल है अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं, अपना 90% ऑफ द डिमांड, और क्रूड ऑयल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सारा ट्रांसपोर्टेशन उसी पे चल रहा है। अगर हम 90% क्रूड ऑयल अगर इंपोर्ट करेंगे, तो ग्लोबली अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस चेंज होंगे, तो हमारे पास इंडिया में भी इन्फ्लेशन होगा। सेकेंड, हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉरेन ट्रेड डेफिसिट। अब होता क्या है कि हमें बहुत सारा क्रूड ऑयल 90% अगर हम क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं, इसके लिए हमें बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज रखना पड़ता है, तो फॉरेन एक्सचेंज का इशू हो जाएगा हमारे पास, फॉरेन रूपी का एक्सचेंज रेट है वो चेंज होगा, इस सब के इश्यूज देखने को मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, जब हम कह रहे हैं कि इंपोर्ट पे हम 90% इंपोर्ट्स पे हम डिपेंडेंट है, इसका क्या मतलब होता है उसके बारे में अगर हम बात करते हैं, तो इंपोर्ट डिपेंडेंसी के बारे में जब हम बात करेंगे, उसके बारे में क्या होती है वो बता रहे हैं। तो हमने देखा है कि इंडिया क्या करता है, बहुत सारा क्रूड ऑयल मंगाएगा, कच्चा तेल मंगाएगा, इंडिया में आ गया, ठीक है, इंडिया में आया, उसको हमने रिफाइन किया, ठीक है, उसको हमने रिफाइन किया। जब हमने रिफाइन किया तब यहाँ से पेट्रोल और डीजल बनता है, ठीक है, पेट्रोल डीजल बना। अब इस पेट्रोल डीजल को, ये दो काम होते हैं, या तो हम डोमेस्टिक कंजम्पशन करेंगे, डोमेस्टिक फ्यूल्स में डालेंगे, इंडस्ट्रीज में डालेंगे, डोमेस्टिक कंजम्पशन करते हैं, और कुछ हम एक्सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो दो काम होते हैं, थोड़ा सा एक्सपोर्ट करते हैं, थोड़ा सा हम खुद कंज्यूम करते हैं पेट्रोल डीजल, ठीक है। तो अब जब हम इंपोर्ट डिपेंडेंसी निकालते हैं, तो इंपोर्ट डिपेंडेंसी बस हम इतना देखते हैं कि हमें कितना तेल चाहिए खुद की कंजम्पशन के लिए। यहाँ पे एक्सपोर्ट, जितना तेल हमने एक्सपोर्ट कर दिया उसको हम काउंट नहीं करते हैं, सिर्फ हम डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए लिया हुआ तेल को देखते हैं। तो 90% ऑफ द डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए भी हमें तेल को इंपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है, बस ये है। दूसरा चीज हमने देखा, इंडिया इज द वर्ल्ड का, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंडिया का वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ क्रूड ऑयल है इंडिया। फर्स्ट ऑब्वियसली यूएस चाइना में ही होंगे, फर्स्ट सेकंड, और थर्ड इंडिया है। दूसरा ये बोला क्या है, इट इज वन ऑफ द टॉप इंपोर्टर है, सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने वाला नेशन भी हमारा इंडिया है। एंड लास्टली इट इज अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। यहाँ पे क्रूड ऑयल नहीं बात हो रही है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के बारे में बात हो रही है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये वाले पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का नेट एक्सपोर्टर है, मतलब कि पेट्रोल प्रोडक्ट्स में हम कुछ शायद थोड़ा इंपोर्ट भी करते हैं, बट मैक्सिमम जो है हम एक्सपोर्ट करते हैं, और जितना इंपोर्ट करते हैं उससे ज्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं, दैट इज वी आर अ नेट एक्सपोर्टर। तो तीन फैक्ट्स हैं, थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है हम क्रूड ऑयल के, क्रूड ऑयल के सबसे लार्जेस्ट इंपोर्टर हैं, और नेट
एक्सपोर्टर ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। लास्ट टॉपिक फॉर टुडे वी हैव दिस फॉरेक्स स्वैप के बारे में हम बात कर रहे हैं। फॉरेक्स स्वैप है, फॉरेक्स स्वैप के बारे में हमने बात किया। तो पहली चीज हम देखते हैं कि हमारा जो फॉरेन करेंसी है वो किस तरह से हमारी वर्क करती है, उसके बारे में जनरल बेसिक्स क्या है वो देखते हैं। तो इंडिया जो है, इंडिया की करेंसी रुपी हो गया है, इंडिया की करेंसी रुपी है। वर्ल्ड में हम डॉलर को एज अ पेग्ड करेंसी मानते हैं, ठीक है। वर्ल्ड में हम डॉलर को मान रखा है हमने कि डॉलर एज द बेसिक करेंसी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि अगर हमारी इकोनॉमी में डॉलर ज्यादा है और रुपी कम है, ठीक है। अब देखो, जो चीज कम होती है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है ना। जो चीज कम है उसके ऊपर आप ज्यादा पैसे लगाते हो, वो ज्यादा वैल्यूएबल हो जाती है। अगर इसीलिए अगर हमारे पास डॉलर इकोनॉमी में ज्यादा, रुपी कम है, इसकी वजह से रुपी की जो वैल्यू है वो इम्प्रूव हो जाएगी और रुपी जो है अप्रिशिएट कर जाएगा, अप्रिशिएशन ऑफ रुपी हो जाएगा, जो कि गुड है इकोनॉमी के लिए, ठीक है। तो अप्रिशिएट मतलब क्या हो रहा है कि पहले 100 रुपए में $1 मिलता था हमको, ठीक है। अब हमें सिर्फ 50 रुपए देने पड़ेंगे और हमें $1 मिल जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 100 रुपए में अब हमारे पास $2 आ जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगी कि वैल्यू ऑफ इंडियन रुपी जो है वो बढ़ गई है। अब हम 100 रुपए में $2 खरीद सकते हैं, ठीक है। दैट इज अप्रिसिएशन। लेकिन अगर हमारे पास इकोनॉमी में डॉलर कम है और रुपी ज्यादा है, तो इसकी मतलब डॉलर कम है, जो चीज कम होती है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, तो डॉलर कम है, तो अब वैल्यू ऑफ डॉलर जो है वो बढ़ जाएगी। जब डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है तो रुपी की वैल्यू कम हो जाएगी। जब रुपी की वैल्यू जब कम हुई है तो हमने क्या किया, रुपी जो है वो डेप्रिशिएट हो गया है। डेप्रिशिएट जब होगा तो बैड होता है हमारे लिए, ठीक है। यानी कि पहले हम 100 रुपए में $1 खरीद पा रहे थे, अब डेप्रिशिएट हो गया, इंडिया की जो रुपी है उसकी वैल्यू कम हो गई, तो हमें 150 रुपए देने पड़ेंगे, तब जाके हमें $1 मिलेगा, ठीक है। तो 150 रुपए में $1 मिल रहा है, ठीक है। मतलब डॉलर और महंगा हो गया, इंडियन करेंसी की वैल्यू कम हो गई। दैट इज अबाउट एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन, ठीक। अब हम फॉरेक्स स्वैप के बारे में बात करेंगे। तो स्वैप मतलब क्या होता है, स्वैप जैसे समझ लो, इट्स लाइक उधारी नहीं है, स्वैप मतलब अदला बदली। मतलब क्या हो रहा है, जैसे आपने कहा अपने फ्रेंड से कि भाई मुझे अपना चार्जर दे दो कुछ दिनों के लिए, मैं आपको लौटा दूंगा बाद में, दैट इज स्वैप। यानी कि या आप मुझे अपना चार्जर दे दो, मैं अपने ईयरफोन्स आपको दे देता हूँ, ठीक है। आपने ये बोला एंड 1 महीने बाद मैं आपका चार्जर लौटा दूंगा और आप मेरे ईयरफोन्स लौटा देना, दैट इज अबाउट स्वैप। तो यहाँ पे यही हुआ है, अप्रैल 2023 में आरबीआई ने बोला कि हमें लग रहा है कि रुपी की वैल्यू कम हो रही है, एज ए रिजल्ट हमें डॉलर्स को मार्केट में बढ़ाना पड़ेगा, हमें डॉलर्स को इकोनॉमी में रिलीज करना पड़ेगा, ताकि रुपी की वैल्यू जो है वो बढ़ जाए। क्योंकि डॉलर अगर बढ़ेंगे, डॉलर अगर आपने इंक्रीज करे, ठीक है, तो रुपी जो है वो कम हो जाएगा। जब रुपी कम हो जाएगा तो रुपी की वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी, रुपी की वैल्यू बढ़ेगी तो रुपी जो है अप्रिशिएट कर जाएगा, ठीक है। तो आरबीआई ने कहा कि हमें ज्यादा डॉलर्स डालने हैं मार्केट में, सो दैट रुपी अप्रिशिएट हो जाए। तो आरबीआई ने क्या किया, इन्होंने सोल्ड कर दिए, सेल कर दिए डॉलर्स को टू बैंक्स, ठीक है। तो बैंक को कहा कि बैंक भाई तुम डॉलर ले लो मुझसे और उसके बदले में तुम मुझे थोड़े रुपए दे दो, रुपीज दे दो, ठीक है, रुपीज दे दो। तो हमने क्या किया, सोल्ड कर दिया, सोल्ड कर दिए। सोल्ड मतलब कि जैसे मान लो डॉलर को आप ऐसा समझो एक कमोडिटी है, डॉलर इज लाइक केक, ठीक है। तो आरबीआई सोल्ड डॉलर्स या आरबीआई सोल्ड केक्स टू द बैंक हो जाएगा। तो आपने बैंक को डॉलर का केक दिया और उस केक के बदले आपने पैसे ले लिए कि अच्छा हमने देखो 100 रुपए का केक बेचा तो तुम 100 रुपए दो, तो रुपीज ले लिया और प्रॉमिस किया कि मैं ये केक दोबारा खरीद लूंगा और आपके पैसे आपको वापस लौटा दूंगा, ठीक है। तो बाय देम इन फ्यूचर, ठीक। अब हुआ ये अक्टूबर 2023 में ये मैच्योर हो गए, हमारे जो बॉन्ड्स थे ये मैच्योर हो गए। तो आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने बोला कि ठीक है लाओ भाई, मैं अपने डॉलर केक्स जो है वो वापस बाय कर लूंगा और आपको आपके पैसे दे दूंगा, ठीक है। एंड गिव देम बैक द रुपीज, ठीक। तो ये चीज हुई थी। अब वो हुआ कि आपको जो डॉलर दिए थे आप मुझे वापस देते और अपने रुपए ले जाओ। तो अब यहाँ पे ये बोला गया कि जब $5 बिलियन जो है डॉलर्स जो है वो आरबीआई के पास आएंगे, जो 40,000 करोड़ रुपए बैंकिंग सिस्टम में फिर से चले जाएंगे। बस ये चीज हुई है। तो थोड़ा सा टेक्निकल कंसेप्ट है, बट अगर हम ध्यान से समझेंगे तो हो जाएगा। दैट इज ऑल फॉर टुडे। इसके बाद की जो न्यूज़ हैं दैट इज अबाउट वर्ल्ड न्यूज, इजराइल हमास वॉर के बारे में है, या फिर बहुत बेसिक न्यूज़ हैं जो शायद नहीं कवर करनी है। बाकी स्पोर्ट्स न्यूज़ हैं, आई डोंट थिंक दैट्स सो। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ गुड डे।